हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। डियर स्टूडेंट, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको गॉस लॉ अप्लाई करना आता है। इसके पहले मैंने गॉस लॉ का जो एक वीडियो है बेहतरीन, उसको मैंने बना रखा है। उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 15+ क्वेश्चन किए हैं। आप उसको वॉच करिए और अपने कंसेप्ट को परफेक्ट बनाइए। तो आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन वो कितना है। बेसिकली आपको 3 एप्लीकेशन पढ़ने हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन, अगर कोई स्ट्रेट लॉन्ग वायर है तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड, अगर कोई प्लेन शीट है, कोई अगर लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट है तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसके बाहर, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा एप्लीकेशन है, अगर कोई हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड स्फीयर है और उस केस में आपको बताना है कि सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, उसके अंदर और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो आपको 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ में पढ़ने हैं। तो पहला एप्लीकेशन मैं आज स्टार्ट करता हूँ। सबसे जो पहला एप्लीकेशन है, अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है तब उस केस में उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये आपका टॉपिक है आज का। जैसे मैंने सपोज किया, हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। इसका मतलब इस पे चार्ज है पॉजिटिव, मैंने एज्यूम किया। ध्यान रहे, इनफाइनाइट वर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इस वायर से आप जितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इस वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वायर का लेंथ जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके कंपेयर में इसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अब डियर स्टूडेंट, ये है एक चार्ज्ड लॉन्ग वायर। आपने इसके पहले कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेपरेशन पे इसके बाहर निकाला हुआ है। याद करो, वहाँ पे आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाला हुआ है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। आई होप आपको याद आ गया होगा, लेकिन आपने वहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया हुआ है। यही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आज हमको निकालनी है, बट कैसे निकालनी है, तो आंसर है गॉस लॉ अप्लाई करके। तो आप वीडियो को टिल द एंड वॉच करो। आई होप आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे एप्लीकेशन में आपको एक ही मेथड यूज करना है। ओके, स्टार्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। आपको बताना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए पॉइंट P विच आर सेपरेटेड ए डिस्टेंस स्मॉलर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट P है। मैंने सपोज किया कि एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है जो इस वायर से स्मॉल r सेपरेशन पे है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। मैंने मान लिया कि r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रहे, आपको अप्लाई करना है गॉस लॉ। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन गॉस लॉ की क्या है, कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज बॉडी की वजह से होना चाहिए। अभी तो ये ओपन बॉडी है, तो सबसे पहले हम इसको क्लोज करेंगे, इस वायर को हम क्लोज करेंगे। अब इस वायर को क्लोज हम कैसे करेंगे, तो आंसर है यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब डियर स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, आप सोच के बताओ कैसा होना चाहिए गॉसियन सरफेस। तो आंसर है, हम ऐसा गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जिसकी एक्सिस इस जो है वायर की एक्सिस को कोइंसाइड करे। तो वायर का शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल। इसका मतलब यहाँ पे हमको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस, तो आंसर है सिलिंड्रिकल।
तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे सिलेंडर, ठीक है। उस सिलेंडर का रेडियस कितना होना चाहिए, तो आंसर रेडियस r होना चाहिए। तो बना दिया मैंने एक सिलेंडर, यूँ एक मैंने बना दिया सिलेंडर, क्लियर है। हाँ, ये मैंने अजूम किया एक सिलेंडर इस तरीके से। ये डियर स्टूडेंट, ये क्या है, इसको हम कहेंगे दिस इज गॉसियन सरफेस। ये है गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। अब आपने इस चार्ज को क्लोज कर दिया, अब आप आराम से यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, तो आंसर है स्टेप फर्स्ट में मुझे क्या करना है, फर्स्ट we have to assume that a suitable Gaussian surface ये किस में होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। ये आपने पहला स्टेप किया। सबसे पहले आपने क्या किया, क्योंकि आपको गॉस लॉ अप्लाई करना है, एप्लीकेशन आप गॉस लॉ है, तो सबसे पहले आपने गॉसियन सरफेस एज्यूम किया। सबसे पहला पॉइंट, यही स्टेप आपको बार बार लिखने हैं। दो जो अलग एप्लीकेशन है उसमें भी यही आपको काम करना है, इसलिए ध्यान देना। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, स्टेप सेकंड में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। we have to find total electric flux through Gaussian surface। ये काम आपको करना है, ये आपको करना है। अब कैसे हम यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान दो, अब समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पे कितने सरफेस हैं, तो आंसर है 3 सरफेस है यहाँ पे। मतलब एक ये वाला सरफेस है फर्स्ट, या इसको हम बोल सकते हैं ये टॉप है, ये सरफेस है टॉप, ओके, और ये है बॉटम, और ये है कर्व। कहने का मतलब जैसे अगर मैं सपोज करूं हमारे पास एक कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस तरीके से है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो ये है गॉसियन सरफेस। आपने इसके अंदर से एक वायर डाल करके ऐसे बाहर कर दिया है। तो जो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी में एक ये पोर्शन हुआ, एक ये पोर्शन हुआ, ये कर्व पोर्शन हुआ। तो यहाँ पे 3 सरफेस हैं, ठीक है, ये टॉप, बॉटम और ये वाला कर्व। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस वाले पोर्शन से निकलने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप सपोज करेंगे स्मॉल एरिया, मैंने मान लिया कि स्मॉल एरिया यहाँ पे ये है, दिस इज़ द DA, ये स्मॉल एरिया DA है। अब आप ये बताओ, या फिर इसको DS हम मान सकते हैं, DS ही मान लिया। तो आप ये बताओ इस स्मॉल एरिया की वजह से एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आप कहेंगे इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये ऐसे बाहर की तरफ होगा, यूँ ऐसे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। ये हुआ वेक्टर DS। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि जो प्लस चार्ज प्लस ये प्लस Q चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ होगी, यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो अब यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है θ = 90। क्लियर है। ऐसे अगर आपसे पूछें कि बताओ ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, यहाँ पे
एरिया वेक्टर किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। सेम कंसेप्ट, यहाँ पे हम छोटा सा एरिया सपोज करेंगे। अब इस केस में इसका जो एरिया वेक्टर होगा नीचे की तरफ होगा, जिसको हम बोलेंगे वेक्टर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूँ ऐसे होंगी बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा 90। कहने का मतलब जो ये वाला सरफेस है, इस वाले सरफेस से ऐसे है एरिया वेक्टर और यूँ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो एंगल कितना बनेगा 90। ऐसे एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एंगल 90। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर ही है। तो इसका मतलब जो ये कर्व वाला सरफेस है, अगर हम इस कर्व वाले सरफेस पे छोटा सा एरिया सपोज करें ds, तो आप कहेंगे यहाँ पे ds की डायरेक्शन ये है और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब यहाँ पे थीटा बराबर 0 आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे फ्लक्स है फाई b और यहाँ पे फ्लक्स है फाई t और यहाँ पे फ्लक्स है फाई c, तो बताओ नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है। तो कहने का मतलब आपको बताना वी हैव टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे जो फाई होगा ये हो जाएगा फाई t प्लस फाई b और प्लस फाई c। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ आपसे पूछें कि बताओ फाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप लगाएंगे इंटीग्रेशन और यहाँ पे लिखेंगे ऑफ ई डॉट डी एस और एंगल कितना है 90। इसका मतलब इस जो टी वाले में होगा, ये जो टॉप के लिए होगा ये कितना होगा इंटीग्रेशन, या आप इस सरफेस के लिए आप निकाल रहे हो तो ई डॉट डी एस या हम सीधे लिखेंगे तो हो जाएगा ई डी एस कॉस 90। इसे फाइव के लिए कितना होगा, तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90। ठीक है। और लास्ट में कितना आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0। ध्यान रहे ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा। तो फाई की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ई डी एस। अब यहाँ पे हम ई को बाहर कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एस हो जाएगा। और आपको पता है इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू क्या होती है, इस पूरे कर्व रीजन का जो सरफेस एरिया होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका होगा 2 पाई आर एल। अगर इसकी लेंथ मैंने एल सपोज किया, इसका रेडियस r है, तो आप कहेंगे इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। इसका मतलब आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया फाई की वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इसकी वैल्यू आ गई e इंटू 2 पाई आर एल। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम, ये चीज़। आई होप आप समझ गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, तो स्टेप थर्ड में यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। स्टेप थर्ड में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि यहाँ जो चार्ज इनक्लोज हो रहा है उसी चार्ज का 1/0 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मैंने मान लिया कि यहाँ पे चार्ज क्यों इस पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे क्यों चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो गॉस लॉ क्या कहता है, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कहता है कि जो फ्लक्स की वैल्यू है, जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इसकी वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे का मान आप निकाल चुके हैं कितना, तो आंसर है E इंटू 2 पाई आर एल डिवाइड बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। यही है रिजल्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था कब, जब इसके पहले आपने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया था। तो कहने का मतलब गॉस लॉ अप्लाई करके हम बड़ी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल सकते हैं। इसके पहले आपने इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया था जब आपने कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया था। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है Q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल, इसको हम लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे लैम्डा के फॉर्म में, ऊपर देखो फॉर्मूला बनाया गया है।
ये फार्मूला कैसे बनेगा? तो ये फार्मूला बनाने के लिए डियर स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है जब किसी वायर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है। इसका मतलब यहाँ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगा इसकी वैल्यू होता है Q/L। लैम्डा की वैल्यू होता है Q/L। ओके, अब अगर हम इस फार्मूले में, आपने फार्मूला क्या बनाया, E की वैल्यू Q/2πε0 R/L। अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहें Q के स्थान पे तो क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। यहाँ पे लैम्डा इंटू एल पुट कर सकते हैं तो एल कैंसल आउट हो जाएगा। तो फार्मूला आपको क्या मिलेगा? आपको फार्मूला मिल जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 इंटू आर। ये हो गया, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम आर को बढ़ाएं तब उस केस में क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। कहने का मतलब अगर आप इस वायर के पास में कोई पॉइंट अज्यूम किए हैं तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा। अगर पॉइंट इस वायर से काफ़ी दूर है तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा। कहने का मतलब जब हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटता जाएगा। अब हम ग्राफ प्लाट करते हैं। कैसे ग्राफ प्लाट करेंगे? अगर हम पूछें प्लाट ए ग्राफ बिटवीन E एंड R और दूसरा E एंड 1/R, दो आपको ग्राफ प्लाट करना है। सबसे पहला जो ग्राफ आपको प्लाट करना है ये E और R के बीच में ग्राफ प्लाट करना है। ध्यान रहे E और R के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप R = 0 पुट करोगे तो 1/0 का मतलब इन्फिनिटी आएगा। आप 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, फिर आप अगर 2 पुट करोगे 0.5 आएगा और 4 पुट करोगे 0.25 आएगा। इसका मतलब अगर R का मान बढ़ा रहे हैं तब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल एकदम वाई एक्सिस में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब ये बहुत दूर से आएगा और क्या होगा, धीरे धीरे ये जीरो की तरफ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, जब ये बिल्कुल यहाँ पे टच कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं कि बिल्कुल इसके पास में है, टच नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर आपसे पूछें कि आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R के बीच में ग्राफ क्या होगा, बहुत सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने 1/R को अगर x एज्यूम कर लिया, अगर आपने मान लिया 1/R यहाँ पे है x, ऐसा आपने एज्यूम कर लिया, तो आप बताओ तो यह फार्मूले से क्या बन जाएगा? इस फार्मूले से आपको मिल जाएगा E = x। इसका मतलब अगर आप x को बढ़ाओगे तो E का मान बढ़ेगा। तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? तो आंसर है स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा। ये है E = 1/R का ग्राफ। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का एक वीडियो बनाया है, उसको आप देखिए, आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। कैसे हम ग्राफ को प्लाट करते हैं, ग्राफ को प्लाट करने का क्या लॉजिक होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किसी स्ट्रेट चार्ज वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? तो आंसर है लैम्डा डिवाइड बाई 2πε0 इंटू आर। अब ये स्टूडेंट हम क्वेश्चन चल रहे हैं करने के लिए, जिससे आपके कंसेप्ट और परफेक्ट हो जाएं। एक क्वेश्चन करता हूं, आपके कंसेप्ट परफेक्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम है ये, यहाँ पे ये दो चार्ज्ड वायर है इस तरीके से, ये इस पे है प्लस लैम्डा और इस पे भी है प्लस लैम्डा। क्लियर? मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर पे इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है।
इसके बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, और ये भी डिस्टेंस है r, और ये भी डिस्टेंस है r, ये भी डिस्टेंस है r, हर जगह डिस्टेंस r है। आपको बताना है कि इस पॉइंट P पे Q और R, P Q R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आपको बताना है EP की वैल्यू क्या होगी, फिर आपको बताना है ER की वैल्यू क्या होगी, फिर आपको बताना है EQ की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रहे, ये लॉन्ग स्टेट वायर है, कहने का मतलब डॉट 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 इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, इस तरीके से डॉट डॉट इन्फिनिटी है, और इधर भी माइनस इन्फिनिटी, लॉन्ग स्टेट वायर है। मतलब R के कंपेयर में इस वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है। अब आपको बताना है कि पी क्यू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। आप कैसे बताएंगे? सबसे पहले P पे निकालते हैं। अगर सपोज करें कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब कोई स्ट्रेट वायर होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितना होता है। तो अभी आपने क्या नोट किया, लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। किसकी वजह से? तो आंसर है स्ट्रेट वायर की वजह से, आर सेपरेशन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये अभी आपने जस्ट ड्राइव किया। अब अगर आपसे पूछें, आप बताओ जो ये पहला वायर है फर्स्ट और ये दूसरा वायर है, फर्स्ट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी, तो आप कहेंगे फर्स्ट वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर की तरफ होता है। तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लस से दूर की तरफ, यूँ ऐसे, जिसको हम बोलेंगे E1। ऐसे सेकंड वाला वायर है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आप कहेंगे ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी दूर की तरफ होगा, इसका मतलब ये हो गया E2। अब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसका मतलब अगर हम पूछें कि आप बताओ E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे E1 की वैल्यू होगा सेम यही, बस जब E2 की बात करेंगे तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस वायर से वो कितना हो जाएगा, ये 2R है और ये R है, तो आपको 3R एज्यूम करना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछें कि आप बताओ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, जो EP की वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे E1 प्लस E2 होगा। क्यों? क्योंकि E1 पैरेलल है E2 के, बिकॉज E1 क्या है, पैरेलल है E2 के, इसलिए जुड़ जाएगा। अब अगर पूछें E1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये E1 की वैल्यू है। ठीक। दूसरा, अगर पूछें E2 की वैल्यू क्या है, तो ये डिस्टेंस है 2R, ये डिस्टेंस है 3R, तो आप बोलेंगे लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 3R लिखना पड़ेगा। इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/3। तो आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/3, और मल्टीप्लाई सही कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना भाई, अगर 4/3 हो गया तो यहाँ बचेगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे R छूट गया, ये R होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 लैम्डा डिवाइड बाई, या 2 से 2 कर सकता है, तो हो जाएगा 2/3 लैम्डा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाला, तो आंसर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे है। ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे अगर पूछें कि आप बताओ R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, यहाँ से डिस्टेंस R है और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 3R। यहाँ से अगर डिस्टेंस हम पूछे तो आप कहेंगे यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का 3R होगा। तो आप निकालोगे पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो अब हो जाएगा E2 का मान लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बट अगर हम E1 की बात करेंगे तो लैम्डा जहाँ पे R है वहाँ पे 3R हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम ER की बात करें, ER तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे E1 प्लस E2, सेम आंसर आएगा। और E1 का स्थान पे क्या पुट करेंगे, E1 का मतलब ये यहाँ हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पुट करेंगे 3R, और प्लस यहाँ पुट करेंगे लैम्डा 2 के स्थान पे, तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आएगा R। इसको सॉल्व करेंगे वही सेम आंसर आएगा, मतलब 2/3 लैम्डा डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही आएगा आंसर। आप सॉल्व करो, यही आएगा। कहने का मतलब आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो EP की वैल्यू है ये बराबर है ER के, ऐसा आपको मिल गया। अब अगर पूछें बताओ EQ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखो ये सेकंड वाला वायर है, इस सेकंड वाले वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे, सोच के बताओ। तो आंसर है दूर की तरफ होगा, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
दूर की तरफ। अच्छा, इस वायर से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया आपका E2, इस वायर से किधर होगा, तो इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा दूर की तरफ, ये हो जाएगा E1। आपको पता है कि प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ होता है, अगर ये प्लस है इससे दूर की तरफ होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों बराबर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में। आप क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉड E1 है, मॉड जो E1 है ये बराबर होगा मॉड E2 के। कैसे, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू आएगी लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब यहाँ से डिस्टेंस r है, यहाँ से डिस्टेंस r है, चार्ज लैम्डा है, तो लैम्डा और r पे सिर्फ डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये सेम आएगा। और अगर सेम आएगा तो अगर आपसे पूछें कि आप बताओ EQ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, इसका मतलब दोनों माइनस में हो जाएंगे, E1 माइनस E2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा। आप कहेंगे आंसर आएगा यहाँ पे लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब EP और EQ का मान 0, EP और ER का मान सेम है बट EQ का मान 0 है। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा EP, ये किधर होगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो EP होगा ये इधर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, और जो ER होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ये होगा ER। क्यों, क्योंकि इधर है तुम्हारा E1 और इधर है E2, दोनों इधर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव किया। सबसे पहले आपने ये अज्यूम किया आपके पास एक कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, वायर से जो डिस्टेंस है पॉइंट का, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग। कितना आएगा, तो आंसर है लैम्डा ई की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे आएगा, तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको बनाना है गॉसियन सरफेस, सुटेबल गॉसियन सरफेस। सुटेबल गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, तो ऐसा सरफेस होना चाहिए जो जिस बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस बॉडी की एक्सिस को कोइंसाइड करे। कहने का मतलब यहाँ पे जो हम सपोज करेंगे गॉसियन सरफेस, ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा ये, तो आंसर ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको कैसा गॉसियन सरफेस अज्यूम करना है। फिर आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकालेंगे कि जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस है उससे निकलने वाले नेट फ्लक्स का मान कितना है। फिर आप थर्ड स्टेप में गॉसला अप्लाई करेंगे। गॉसला क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पुट करके सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाल लेंगे। और कितना आंसर आएगा, तो आंसर आएगा E इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, जो आपके सामने है। आप क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लगाना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैम्डा 1 है, यहाँ पे लैम्डा 2 है। आपको बताना है पी क्यू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा इस वायर की वजह से ये दूर की तरफ होगा, इस वायर की वजह से दूर की तरफ होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐड हो जाएंगे और आंसर आपको क्या मिलेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि वायर से आपको डिस्टेंस यहाँ तक का चाहिए, तो जो ये डिस्टेंस है इस वायर से यहाँ तक का ये 3r है। इसका मतलब जब आप पुट करेंगे E1 की वैल्यू तो वहाँ पे r सपोज करेंगे, जब E3 का मान पुट करें, E2 का मान पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको 3r कर देना है। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सेम यही काम आपको यहाँ पे करना है। इस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, 1 की वजह से बाहर की तरफ, दोनों जुड़ जाएंगे और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे भी आएगी। अगर बीच में सपोज करना चाहें आप, तो बीच में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं बट मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा और डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे फाइनली कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। तो आई होप ये प्रॉब्लम हम समझ गए होंगे। अब आपका एक होमवर्क है, आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि ये लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 है और डियर स्टूडेंट, हाँ आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ध्यान रहे कहाँ पे निकालना है आपको, सेम पॉइंट। आपको बताना है P पॉइंट पे कितना होगा, Q पॉइंट पे कितना होगा और R पॉइंट पे कितना होगा, ये आपको बताना है।
पी क्यू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे λ1 है और यहाँ पे -λ2 है। आप इसको ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपका जब आंसर आ जाए मुझे आप चैट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको हम बताएंगे अगर कोई प्लेन सीट है तो उस प्लेन सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, बाय।